हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है एसएस मैथ्स एकेडमी में। और बच्चों, इस लेक्चर से हम शुरू करने जा रहे हैं एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक, स्टैटिस्टिक्स। बच्चों, इससे पहले लेक्चर्स में आपने प्रोबेबिलिटी तक के कंसेप्ट्स अंडरस्टैंड किए हैं। अब हम स्टैटिस्टिक्स को जानेंगे। बच्चों, एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि स्टैटिस्टिक्स ऐसा टॉपिक है जो हम डे टू डे लाइफ में यूटिलाइज कर लेते हैं अनजाने में। आपके मम्मा के किचन से लेकर तो देश चलाने तक स्टैटिस्टिक्स का यूज़ होता ही है। इवन ले मैन आपको बता दे कि अगर कोई लेडी है जो पढ़ी लिखी नहीं है, बट फिर भी अगर उसका किचन देखोगे तो पूरा ऑर्गेनाइज्ड होता है। कौन सी चीज़ कहाँ रखनी है, कहाँ होती है, ये उन्हें लर्न होता है। इवन हमारे मम्मा के किचन में भी स्टैटिस्टिक्स है, क्योंकि उनका पूरा डेटा क्लासिफाइड होता है। आप उनके अरेंजमेंट स्टाइल देख लीजिए। मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा हो जाता है कि हमें अगर कुछ चाहिए और नहीं मिल रहा है और मम्मा घर से बाहर है, तो हम कॉल करके भी अगर उनसे पूछ ले कि मम्मा ये चीज़ कहाँ रखी हुई है, तो बड़े आसानी से वो आंसर कर देती है और हमें वो चीज़ मिल भी जाती है। तो ध्यान रखें कि स्टैटिस्टिक्स एक ऐसा वर्ल्ड है जो आपको हर जगह पर मिलेगा। उसी को हम यहाँ से अंडरस्टैंड करना शुरू कर रहे हैं। इस स्टैटिस्टिक्स के सिलेबस में, जो कि बहुत वास्ट है, उसमें से कुछ हमारे सिलेबस में इंक्लूडेड है। सबसे पहले मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ये क्या होता है ये मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा ही, बट इस कंटेंट में फ़िलहाल के लिए हम क्या डिस्कस करेंगे, ध्यान से सुने और समझे। सो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी ये 3 टाइप में इवैल्यूएट होती है बच्चों, मीन, मीडियन एंड मोड। और उन्होंने सिर्फ और सिर्फ हमारे सिलेबस में, जबकि 3 टाइप के फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस होते हैं, लेकिन उन्होंने हमें सिर्फ ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी टेबल के लिए ही स्टडी करने के लिए कहा है। इससे आगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल डेटा, जिसमें हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन और पाई डायग्राम आता है। वी ऑल नो अबाउट दी हिस्टोग्राम। हमने क्रिकेट में इस कंसिडरेशन को अंडरस्टैंड किया है। इवन फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन भी हमने क्रिकेट में ही देखा है। पाई डायग्राम आपको मोस्ट ऑफ द टाइम किसी कंपनी के आप कह सकते हो फ़ायदा या नुकसान या इन्वेस्टमेंट्स या उन्होंने कितने नई डील फिक्स की है, वो सब शो करने के लिए हमें दिखाए जाते हैं। तो शुरू करते हैं बच्चों स्टैटिस्टिक्स को। इंपॉर्टेंस मैं आपको बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी कंसिडरेशन और भी क्लियर करूंगा। तो बच्चों यहाँ है, स्टैटिस्टिक्स इज यूजफुल इन मेनी फील्ड्स ऑफ लाइफ। ध्यान दीजिएगा, मैंने यही पॉइंट आपको पहले बताया था। फॉर एग्जाम्पल, एग्रीकल्चर, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, मेडिसिन, बॉटनी, बायोटेक्नोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, एजुकेशन, साइकोलॉजी एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सेट्रा। आप सोच नहीं सकते वहाँ पर भी आपको स्टैटिस्टिक्स यूज होते दिखेगा। तो अगर सिंपली आप क्या क्लासिफिकेशन भी कर रहे हो तो भी स्टैटिस्टिक्स यूज हो रहा है। जिसका बेस्ट एग्जांपल दूंगा, आप किसी मॉल चले जाइए। मॉल में जैसे ही एंटर करते हो, हम सब गाड़ियां पार्क करते हैं। गाड़ी पार्किंग कितनी ऑर्गेनाइज्ड होती है। साइकिल एक लाइन में रहती है, बाइक्स एक लाइन में रहती है, कार एक लाइन में रहती है। तो ये आपको अंडरस्टैंड करना होगा कि किसी साइकिल के बीच में अगर एक गाड़ी रख दिया जाए ना, तो हम खुद बोलते हैं कैसा है यार ये, जो भी ओनर होगा उससे हम कहते हैं कि कैसा ओनर है, इसे नहीं पता कि ये साइकिल का रो है, यहाँ पर 2 व्हीलर पार्क नहीं करनी चाहिए। तो यही सबसे इंपॉर्टेंट बात। या किसी मॉल में आप एंटर करते हो, बिग बाज़ार एंटर कर लो। बिग बाज़ार में जैसे एंटर करोगे, आप पहली बार बिग बाज़ार जा रहे हो, आपको चाहिए ग्रॉसरीज, कंसिडर कर लीजिए। तो आप उनसे पूछोगे उस सेक्शन में, वहाँ पर जो भी रिप्रेजेंटेटिव होगा बिग बाज़ार का, कि ग्रॉसरी कहाँ है, वो बताएगा। वहाँ हम जाएंगे, वहाँ हम चीज़ें खरीदेंगे और वापस आ जाएंगे, क्योंकि बड़ा डेटा है, उन्होंने उसे क्लासिफाइड किया है। उनके क्लासिफिकेशन को हम नहीं जानते। हाँ, हम 2-3 बार वहाँ पर चले जाएंगे तो हमें पता चल जाएगा। तो ये बेसिक फंडा होता है स्टैटिस्टिक्स का। आगे है, एन एक्सपेरिमेंट कैन हैव मेनी आउटकम्स, सो एक्सेस द पॉसिबिलिटी ऑफ पॉसिबल outcome, one has to carry out the experiment on the large scale and keep the record meticulously। ये इंपॉर्टेंट बात है कि आप यहाँ पर, मैंने जैसे कहा कि आपने रिप्रेजेंटेटिव को पूछा कि ये कहाँ है, या आपने अपने मम्मा को पूछा कि मम्मा मुझे भूख लगी है, आपने स्नैक्स बनाए थे वो कहाँ रखे हैं। तो ये वो बता पाएंगे, यानी जो प्रॉपरली क्लासिफिकेशन करता है टर्म्स का, चीज़ों का। या मैं रिलेशन बताता हूँ। अब कंसिडर कर लीजिए आपकी बुक शेल्फ।
आपने क्या किया है, आपने अपनी बुक शेल्फ को सजाया है, वो क्लासिफिकेशन आपके हिसाब से है, सब्जेक्ट वाइज है या रजिस्टर्स आपने मेंटेन करके रखे हुए, नोटबुक आपने मेंटेन करके, टेक्स्ट बुक मेंटेन करके रखा हुआ है, ये क्लासिफिकेशन आपने किया है। तो आपके बुक शेल्फ में अगर कोई अनजान आदमी हाथ डालेगा तो सबसे पहले तो हमें आता है गुस्सा। गुस्से को बाजू में रख दीजिए और ध्यान से सुनिए। वो कोई भी चीज़ प्रॉपरली ढूंढ नहीं पाएगा। अगर उसे ढूंढना है तो ईच एंड एवरी टर्म उसे चेक करनी पड़ेगी। लेकिन अगर वही आप वहाँ पर पहुँच जाओ तो आपको क्या चाहिए, उन्होंने कहा हमें ये चाहिए, आपने इमीडिएटली, आपको क्लासिफिकेशन पता है, आपने इमीडिएटली उस जगह पर हाथ डाला, वो टर्म निकाली और उसको दे दी। तो ये होता है सबसे इम्पॉर्टेंट टर्म स्टैटिस्टिक्स का, जिसके यहाँ पर नोट किया गया है। आगे में है पॉसिबिलिटीज ऑफ डिफरेंट आउटकम्स कैन बी एक्सेस ड्यूरिंग द रिकॉर्ड्स। यानी अगर आप वहाँ पर नहीं हो और अगर आप एक रिकॉर्ड में कर छोड़ देते हो, जैसे एग्जांपल ले लो, किसी फ्लैट स्कीम में आप एंटर करो, आपको सबसे पहले तो फ्लोर वाइज और उसके बाद फ्लैट नंबर वाइज वहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन मिलेगा। हार्डली आपको उसे अंडरस्टैंड करने में बिलो दैन 10 सेकेंड्स लगेंगे। आपको अगर बंदे का नाम पता है तो आप उसका फ्लैट नंबर जान सकते हो, अगर आपको फ्लैट नंबर पता है तो उस बंदे का आप नाम जान सकते हो। इस बारे में यहाँ पर बात किया जा रहा है, इसलिए आप आगे वो बोल रहे हैं फॉर दिस पर्पज रूल्स आर फॉर्मुलेटेड इन स्टैटिस्टिक्स। और आप जिसे अभी देख रहे हो यानी सर फ्रांसिस गैल्टन, ये थे स्टैटिस्टिक्स के जन्मदाता। इन्होंने बहुत वर्क किया है 18th सेंचुरी में स्टैटिस्टिक्स के लिए। और क्या वर्क किया है मैं आपको एक छोटा सा ब्रीफिंग दे देता हूँ, बहुत सिंपल है। फ्रांसिस गैल्टन has done much of fundamental work in the statistics. He used to prepare questionnaires, distribute them among the people and request them to fill them up. इसका एक एग्जाम्पल है, बहुत सिंपल तरीके से। आज के डेट में हर कंपनी, हर सर्विस प्रोवाइडर आपसे फीडबैक लेता है। फीडबैक क्यों लिया जाता है? हर बंदे का अपना एक ओपिनियन होता है, उस ओपिनियन को मायने रखते हुए वो अपनी कंपनी में या अपनी कंपनीज के पॉलिसीज़ में या क्वालिटी में या सर्विस में चेंजेस करते रहते हैं ताकि हर कस्टमर सेटिस्फाइड रहे, काम कर सके। तो इस तरह का सर्वे उस समय पर उन्होंने फिजिकली किया था। आगे, ही कलेक्टेड इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ नंबर ऑफ पीपल एंड रिकॉर्डेड देयर बैकग्राउंड्स। देखो क्या क्या उन्होंने इकट्ठा किया, बैकग्राउंड्स इकट्ठा किए, फाइनेंशियल सिचुएशंस, लाइक्स, डिलाइक्स, हेल्थ एंड एक्सेट्रा ऑन अ लार्ज स्केल। बाय दैट टाइम it was known that the fingerprints of a different people are different. We all know that fingerprint हर किसी का different होता है, लेकिन उसे पुख्ता किया, उसे रजिस्टर किया इन्होंने क्या किया? He collected fingerprints of a large number of people and invented a method of their classification. Using statistical method, he shows that the possibility of fingerprints of two different people being identical is nearly zero. एग्जैक्टली जीरो नहीं बोला जा रहा है, नियरली जीरो। बट बच्चों जब पता है कि किसी का भी फिंगरप्रिंट ऑलमोस्ट 0% बोल रहा हूं, मैच नहीं होता है, इसका मतलब सबके फिंगरप्रिंट्स डिफरेंट होते हैं। इसीलिए दिस मेथड ऑफ आइडेंटिफाइंग criminals was accepted in the judiciary. He had done much work in the field of anthropology of humans and the other animals also. तो ये कंसिडरेशन जो आज के डेट में बहुत फ्लुएंसी में चल रहा है कि आप आधार कार्ड को ले लो, आप आधार कार्ड में सबसे ज़्यादा क्या है? बायोमेट्रिक सिस्टम ही है, करेक्ट। आपके रेटिनास, आपके थंब प्रिंट्स लिए जाते हैं। क्यों लिए जाते हैं? क्योंकि वो यूनिक होते हैं, हर किसी का सेम नहीं होता, ताकि आप आइडेंटिफाई कर पाओ। जैसे ही आप थंब प्रिंट कहीं पर देते हो तो आपका पूरा डिटेल वहाँ पर डिस्प्ले हो जाता है। तो इसी टर्म को शुरू किया गया था 18th सेंचुरी के एंड में और 19th सेंचुरी के शुरुआत में मैं कहूँगा, लेकिन उसे और ज़्यादा एनहांस किया गया अभी कलेक्टिवली। आगे बढ़ते हैं, अब अपने सिलेबस की तरफ बढ़ते हैं। हमने इंपॉर्टेंस जान ली कि कहाँ तक ये स्टैटिस्टिक्स हमें पहुँचा सकता है, हमने उस पॉइंट ऑफ व्यू में जाना। लेकिन अब बढ़ते हैं हमारे कोर्नेस की तरफ, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी की तरफ। इसलिए प्रॉपरली अंडरस्टैंड करते हुए चलिएगा, क्योंकि फॉर्मुलेशन बहुत अच्छे हैं। न्यूमेरिकल सिर्फ और सिर्फ टैबुलेशन बेस्ड रहेगा, सिंपल कैलकुलेशन करनी होगी और इमीडिएट आपको आंसर मिल जाएगा। यहाँ पर कहीं पर कोई न्यूमेरिकल डिफिकल्ट है ऐसा आपको फील नहीं होगा, बट शर्तें बहुत
सिंपल एक शर्त रहेगी, आपको नॉलेज होना चाहिए टर्म्स एंड कंडीशन का, कौन से टाइप का डेटा गिवन है, क्या पूछा गया है, कौन सी मेथड को यूज़ करने के लिए बोला गया है, छोटी छोटी बातें। तो यहाँ हम लिखेंगे वी यूजुअली फाइंड अ स्पेसिफिक प्रॉपर्टी इन द न्यूमेरिकल डेटा कलेक्टेड इन अ सर्वे दैट द स्कोर्स हैव अ टेंडेंसी टू क्लस्टर अराउंड अ पर्टिकुलर स्कोर। जो भी डेटा आपने कलेक्ट किया, जो भी सर्वे आपने किया है, उसमें जो भी एंट्रीज आई है, तो उस ऑब्जर्वेशन में समझ में आ रहा है कि एक ही वैल्यू के बिटवीन या इर्द गिर्द बाकी सारे टर्म्स घूम रहे हैं। तो आगे बोला गया दिस स्कोर इज अ रिप्रेजेंटेटिव नंबर ऑफ दैट ग्रुप, और आगे बोला जाएगा द नंबर इज कॉल्ड द मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। जैसे मीन वैल्यू, एवरेज, आपको एवरेज पता ही है, आपको मीन के बारे में मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपसे पूछा जाए कि आपके घर का सालाना इलेक्ट्रिक बिल अगर आप लेते हो तो उसकी एवरेज वैल्यू क्या होगी, एक साल की इलेक्ट्रिक बिल की एवरेज वैल्यू क्या होगी, वो भी पर मंथ निकलेगी, ये बात ध्यान रखिएगा। तो आप क्या करोगे, जितने भी बिल आए हैं जनवरी टू दिसंबर सबको ऐड करोगे, डिवाइडेड बाय 12 करोगे, जो वैल्यू आएगी वो आपका एवरेज वैल्यू रहेगा। यानी सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन करने से आपको मीन मिल जाता है। सिमिलरली मीडियन और मोड ये ऐसे है कि जो पहली बार आपके आगे इंट्रोड्यूस किए जाएंगे, इनका इवैल्यूएशन या इनका यूज़ आपने बहुत रिसेंटली नहीं देखा है या बार बार यूटिलाइज नहीं किया, बट हाँ एवरेज वैल्यू आपने देख रखी है। आगे है इन द प्रीवियस स्टैंडर्ड्स वी हैव स्टडीड द मेजर्स ऑफ स्टैंडर्ड टेंडेंसी नेमली मीन, मीडियन, मोड फॉर। अब आपने इस 9th स्टैंडर्ड में थोड़ा बहुत डेटा देखा है, और वो भी आपने किसके लिए देखा मैं आपको बताता हूँ, अनग्रुप डेटा के लिए देखा है। इसके अलावा आपने वहाँ पर सीरीज ऑफ इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन, जिसे रॉ डेटा कहा जाता है, आपने उसके लिए भी स्टडी कर रखी है। तो ये अब सिर्फ और सिर्फ ग्रुप डेटा के नाम पर हम एक्सप्लेनेशन लेंगे बच्चों। तो यहाँ से शुरू होता है इवैल्यूएशन और इवैल्यूएशन प्रोसीजर में लगने वाले फॉर्मूलाज का कंसेप्ट। तो यहाँ एक्टिविटी 1 में मेजर द हाइट इन सेंटीमीटर ऑफ ऑल स्टूडेंट इन द क्लास, we find that the height of many student cluster near a specific number. It may happen बच्चों, अगर 10 क्लास के बच्चों के हाइट को हम लेके चल रहे हैं तो किसी एक नंबर के इर्द गिर्द ज़्यादातर वैल्यूज रहेंगी। एक्टिविटी 2, कलेक्ट नंबर ऑफ फॉलन लीव ऑफ अ पीपल ट्री, distribute the leaf among the student and ask them to measure the length of them. Record the length. We notice that their length tend to cluster around a number. I hope कि आप अंडरस्टैंड कर रहे हो कि डेटा जो भी बनेगा, जो भी इवैल्यूएट होगा, क्योंकि एक ही पीपल के ट्री के लीव्स को आप लेकर चल रहे हो, तो ऑलमोस्ट किसी एक नंबर के इर्द गिर्द वैल्यू ज़रूर आएगी। ये बात ध्यान रखिएगा। मैं यहाँ पर पीपल ट्री और बनाना ट्री के लीव को मेजर नहीं कर रहा हूँ कि आपको बहुत बड़ा मेजर डिफरेंस दिखाई देगा। ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, जब आप वर्क करते हो तो आपको समझ में आएगा। आगे हमें नाउ वी आर गोइंग टू डू सम मोर स्टडी फॉर ऑफ द मीन, मीडियन, मोड। Let us know the symbol of the terminology required for it. The mean of statistical data. मैंने क्या कहा था आपको, the sum of all scores upon total number of scores. यही फॉर्मूला मैंने आपको थोड़ी देर पहले बोला था, sum of all observations divided by number of observation. जब आप ऐसा करोगे तभी आपको मीन मिलेगा फॉर द ग्रुप डेटा। अब ये ग्रुप डेटा क्या होता है बोले सर, ठीक है, तो एक बात ध्यान रखिएगा, अगर आप एज वाइज डिस्ट्रीब्यूशन करते हो अपने क्लास का, तो हर एक का एज, यानी आप कंसिडर कर लो 15, 16, 17, आपने इसमें डिस्ट्रीब्यूट कर लिया डेटा को। लेकिन वहीं पर अगर मैं आपको आपके 10th के परसेंटेज बेसिस पर या 9th के परसेंटेज बेसिस पर डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए बोलूँ खुद को, तो वहाँ आपको दिक्कत हो जाएगी। बोले सर कैसे? जवाब है, हर एक बंदे का परसेंटेज अलग होता है बच्चों। डेसिमल पॉइंट में भी अगर गिनते हो ना तो डिफरेंस नज़र आता है। तो उसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, 80 to 85, 85 to 90, 90 to 95, 95 to 100, इस तरह से उसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो दिस काइंड ऑफ डेटा इज कॉल्ड एज अ ग्रुप डेटा। छोटे से पॉइंट है लेकिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। मीन को हमेशा, रिपीटेटिवली कहूंगा, मीन को हमेशा, चाहे वो किसी भी टाइप का डेटा हो, कैपिटल एक्स बार से डिनोट किया जाता है। रिपीटेटिवली कहूंगा, किससे बच्चों? कैपिटल एक्स बार से डिनोट किया जाता है। अब बढ़ते हैं क्लासिफाइड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। जब हम इवैल्यूएट करते हैं किसे बच्चों? मीन को, तो क्या हमें देखने मिलता है? व्हेन द लार्ज नंबर ऑफ स्कोर्स इन अ डेटा वी हैव, इट बिकम्स टेडियस टू राइट ऑल नंबर्स इन द अबाउ फॉर्मूला।
अगर मैंने क्लास में 60 स्टूडेंट है और उनका परसेंटेज का मीन निकालने के लिए आपको बोल दिया, तो बच्चों हर एक की एंट्री लेते लेते हम परेशान हो जाएंगे और मैन्युअली वर्क करने में, सबको ऐड करके सॉल्व करने में ज़्यादा परेशान हो जाएंगे। इसलिए क्या बोल रहे हैं, व्हेन द नंबर ऑफ स्कोर्स इन द डेटा इज लार्ज इट बिकम्स टेडियस टू राइट ऑल द नंबर्स इन द अबव फॉर्मूला, दैट इज सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड टेक देयर सम। सो वी use some different methods to find sum. Sometimes the large data collect from an experiment is represented or presented in a table in the grouped form. That was I mentioned earlier. In such a case, we cannot find the exact mean of statistical data. Hence, let us study the method which gives the approximate mean or a number nearby. तो यहाँ पर मैं आपको ये एग्जाम्पल शो करना चाहूँगा। डायरेक्ट मेथड हम नेक्स्ट लेक्चर में परफॉर्म करते हुए देखेंगे, बट ग्रुप डेटा कौन से टाइप में होता है वो मैं आपको सबसे पहले एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। तो बच्चों यहाँ पर आप इस एग्जाम्पल का टेबल देखिए। उस टेबल में हमें क्या दिया गया है, टाइम इन आवर्स फॉर ईच टू कंप्लीट द वर्क, नंबर ऑफ वर्कर्स नीचे दिया गया, फ्रीक्वेंसी बोलते हैं हम उसे। तो जिन्होंने यहाँ पर 15 से 19 घंटों के बीच में काम खत्म किया वो 10 है, 10 लोग हैं, 10 वर्कर्स हैं। देन 10 से 24 के लिए 15, 25 से 29 के लिए 12, 30 से 34 के लिए 8 और 35 से 39 के लिए 5। तो ये है आपके नंबर ऑफ वर्कर्स का डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पर आपको अगर नंबर ऑफ वर्कर्स को ऐड कर लेते हो, यानी 10, 15, 12, 8, 20, 20, 50 वर्कर्स है। यहाँ पर 50 वर्कर्स कितने आवर्स में काम कंप्लीट कर पा रहे हैं उसका वो डिस्ट्रीब्यूशन है। और ध्यान रखिएगा, आप इस पूरे लार्ज डेटा को, यानी कि अगर आप पूरे 50 नंबर ऑफ वर्कर्स का वर्किंग आवर्स निकालते हो तो आपको सिंगल सिंगल लिखना पड़ेगा। तो उसे उन्होंने ग्रुप डेटा फॉर्म में लिखा है। मैं फिर से बता दूं, इसे कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं और इसे ग्रुप डेटा भी कहते हैं। तो आपको ये दोनों बातें याद रखनी है। और इम्पॉर्टेंटली मैं यहाँ पर मेंशन करना चाहूँगा बच्चों, मीन का इवैल्यूएशन, मीन मेड मोड और मीडियन का इवैल्यूएशन आप सबने अंडरस्टैंड किया है, पर अनग्रुप डेटा के लिए, ग्रुप डेटा के लिए अप्रोच अलग होता है। अज्यूम मीन मेथड भी यहाँ पर आपको एक्सप्लेन की जाएगी। सो बी रेडी फॉर दैट। और आप जानते हो कि स्टैटा इज़ नॉट डिफिकल्ट, बस कैलकुलेशन परफेक्ट होना चाहिए, फॉर्मूला लर्न होना चाहिए। बाय बाय बच्चों, टेक केयर। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में।